अच्छा जी, आज हम बोरिंग कॉस्ट का एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको आपने ज़रा ध्यान से देख लेना। इसमें सब कुछ होगा, रीपेमेंट्स भी, ये वो सारा कुछ। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि जी जैसे ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है कि जी कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें, कौन सा टेबल है। ठीक है। और पेमेंट का स्केजुअल, कौन सी पेमेंट कहाँ से हुई है, वो उस टेबल को कैसे बनाना है, वो ये आपके सामने खुला हुआ है। और जब स्केजुअल बनाओगे तो आगे जाके आपने उसका वो भी करना है कि हम उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम फाइंड आउट करते हैं, हम उसका जो है वो जनरल बोरिंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट आया वो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन जो करेंगे, क्वेश्चन मैं बल्कि इधर सामने रख लेता हूँ, आपकी बुक में भी वो है, मैं आपको बुक से भी मार्क करा देता हूँ। यहाँ पे भी खोल लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपकी बुक का, पेज नंबर 94 है, वो भी खोल लें। और मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ, डिस्प्ले कर दूँ ताकि अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, पेज नंबर कौन सा है, 94, क्वेश्चन नंबर 5। उसकी सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। बुक्स वैसे सबके पास है ना, क्योंकि ये स्क्रीन नीचे चली जाएगी, तो आपके पास बुक्स भी सामने खुली होनी चाहिए। मैं भी खोल लूँ। अच्छा जी, आज हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्रीहेंसिव है, तो बोरिंग कॉस्ट की आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर्स एंडेड 30 जून 2010 एंड 11। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि जी एक ही साल है, उसी साल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और साल के एंड पे अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, तो ईयर एंड के आप अकाउंट बना दें, या अगर उसी साल ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। अब ये हुआ कि जी कंस्ट्रक्शन एक साल में शुरू हुई है और अगले साल में जाके कंप्लीट हुई होगी, तो जो पहला साल एंड हुआ होगा उसमें कंस्ट्रक्शन अभी भी इन प्रोसेस होगी, तो वो उसका तो जारी बात है कैपिटल की प्रोग्रेस करके आप उसे क्लोज कर देंगे, फिर अगले साल में फिर उसको ओपन करेंगे। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जी आपने 2 सालों में बताना क्या है कि बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करेंगे, बस ये बताना है। और आपको बताया था कि यही क्वेश्चन, अब ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, लेकिन ICAP के पेपर में ही आया हुआ है, लेकिन ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी टेस्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब इसको हम जरा पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी ऑन फर्स्ट, अच्छा हमारा ईयर है 2, 30 जून 10
ये शुरू कब से हुआ होगा? क्योंकि ईयर एंड है 30 जून 2010, तो ये शुरू कब से हुआ होगा? 1 जुलाई 2009 से। और इसी तरह दूसरा साल कौन सा है जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में है? 1 जुलाई 10 से। जब भी आपको मैंने बताया होगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट देखें, और रिक्वायरमेंट में भी आपने ईयर एंड अपने दिमाग में फिक्स कर लेने। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं ना, आपको जब उसमें डेट्स नज़र आ रही होती हैं क्वेश्चन रीड करते वक्त, तो आपको पता होता है कि जी कौन सा जो है वो ट्रांजैक्शन पहले साल की है या दूसरे साल की, और पहले साल की भी कब हुई है बेसिकली। तो ईयर एंड आपने दिमाग में फिक्स कर लेने। जब अभी मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, मैंने देखा ही पहले रिक्वायरमेंट, और वहाँ पे मैंने अपने ईयर एंड बना के अपने दिमाग में फिक्स किए कि भाई ये 2 साल हैं, 9 से 10 और 10 से 11, इनका हमने काम करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन शुरू यहाँ से हो रहा है, ऑन 1 मार्च 10। इसका मतलब है कि ये 1 मार्च 10 को यहाँ पे आगे बनती है, यहाँ से काम शुरू हुआ है, इसका मतलब पीछे कुछ नहीं है। और मुझे यहाँ आके रुकना है, पहले यहाँ आके रुकना है, पूरे अकाउंट्स बनाने हैं, फिर आगे चलना है। तो ये फ़ायदा होता है ईयर एंड को शुरू में ऑब्जर्व करने का कि भाई ईयर एंड क्या है। अच्छा, ऑन 1 मार्च 2010 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। इसका मतलब है काम कब से शुरू हुआ है? 1 मार्च 10 से। तो लगभग लगता है कि कमेंसमेंट डेट शायद यही होगी, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं बाकी क्राइटेरिया भी पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। The new plant was completed at a cost of 100 million on 31st मई 11। और ये प्लांट कंप्लीट कब हुआ? 31 मई 11 पे। वो तकरीबन कोई यहाँ आगे बनती है, यानी कि यहाँ से ही शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, यानी कि इसी के दौरान जो बोरिंग कॉस्ट का जो भी हिसाब किताब है वो देखना पड़ेगा हमें कैपिटलाइजेशन वाला। ऐसे ही है। अच्छा और प्लांट कितने में कंप्लीट हुआ? 100 मिलियन उस पर खर्चा आया, 100 मिलियन उस पर एक्सपेंस आया। अच्छा, अब आपको पता है कि नॉर्मली आपको क्या बताता है कि जी बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन में 2 चीज़ें बताता है वो, कि पेमेंट्स कितनी कितनी कब कब हुई हैं और कहाँ कहाँ से हुई हैं, यही ढूंढना होता है आपको। क्वेश्चन में जो जितनी जो सी मर्जी की शक्ल हो, बात उसने एक ही बताई होगी कि ये पेमेंटें हुई हैं और यहाँ से हुई। अच्छा, कहता है जीसी फाइनेंस द कॉस्ट। फाइनेंस द कॉस्ट का मतलब होता है कि ये आपने पैसे कहाँ से उठाए, ये 100 मिलियन आपके पास कहाँ से आया? फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। इन सोर्सेज से आपको, ये उसने आपको बताए हैं सोर्सेज, इन सोर्सेज से आपने पेमेंट्स की। ऑन 1 मार्च 2010, यानी कि 1 मार्च को ही A 7-year loan of 70 million was obtained specifically for the construction of the plant। अब ये जो ये वाली बोरिंग हो गई, ये कौन सी हो गई जी? स्पेसिफिक बोरिंग हो गई 70 मिलियन की। लोन कैरिड मार्कअप एट 13% पर एनम। और जारी बात है उस स्पेसिफिक बोरिंग का उसने रेट भी दिया हुआ है, पेएबल सेमी एनुअली। अच्छा, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले ये नहीं था। ये पेएबल सेमी एनुअली का क्या मतलब हुआ कि इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही पड़ेगा, 13% पड़ेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो 6 माह बाद करनी है। यानी कि 1 लाख रुपए का अगर लोन लूँ मैं और 10% एनुअल मार्कअप है, तो साल का इंटरेस्ट कितना बना? 10,000। पेएबल सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि 6 महीने बाद मैं 5,000 पे करूँगा, 6 महीने बाद फिर 5,000 पे करूँगा। पेमेंट इज समथिंग एल्स, अक्रूड एक्सपेंस का अक्रू होना एक समथिंग एल्स, ऐसे ही है। तो ये वो बात कर रहा है कि भाई लोन पे आपको 13% मार्कअप तो पड़ेगा, लेकिन पेएबल जो है वो सेमी एनुअली। अच्छा, एन अरेंजमेंट फीस ऑफ 1% ऑफ द लोन वाज पेड टू द बैंक। और ये अदर कॉस्ट भी इसमें आ गई, अरेंजमेंट फी हुई ना बेसिकली, लोन अरेंज करने के प्रोसेसिंग चार्जेस थे या जो भी था वो उसने बैंक को पे किया 1%। तो
ये तो हो गया आपका सारा स्पेसिफिक बोरिंग की बात कि जी 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है और पहला जो लोन है वो स्पेसिफिक लोन है जो आपने लिया 70 मिलियन। उसके बाद आगे वो और बताता है। अब इसमें एक ये भी बात नहीं है जो पहले क्वेश्चन में नहीं थी। 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त 2010 एंड 28 फरवरी 2011। यानी कि जो हमने लोन लिया ना स्पेसिफिक, वो भी वापस कर रहे हैं हम साथ साथ। जो स्पेसिफिक लोन है वो भी हम वापस कर रहे हैं, ये भी पहले नहीं था। कितना कितना वापस किया? लिया कितना था? 70 का। वापस कितना किया? 5 मिलियन एक वापस किया और 5 मिलियन एक वापस किया। तो लोन वापसी भी कैसे डील करनी है वो भी देखते हैं। अच्छा, ये बात होगी सारी की सारी स्पेसिफिक लोन की। अब अगली बात, जीसी हैज आल्सो अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। क्या जी? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का मतलब होता है वैसे ही एक जनरल फैसिलिटी ली हुई है बैंक से। जो रनिंग फाइनेंस होता है कि कभी पैसे आ गए तो कभी पैसे ड्रॉ कर लिए, तो फैसिलिटी ली हुई है। कितने की? 100 मिलियन की, जिस पे 14% रेट है। और एनी एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट वाज प्रोवाइडेड थ्रू दिस फैसिलिटी। और अगर प्रोजेक्ट की में से आपको कोई एडिशनल अमाउंट चाहिए होगी तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई जनरल बोरिंग। अब एक ही स्पेसिफिक बोरिंग है और एक ही, तो एक काम आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। वो कौन सा? कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तब निकालते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा जनरल बोरिंग हो। यहाँ पे एक ही जनरल बोरिंग है, तो फिर एक ही जनरल बोरिंग होगी तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट भी नहीं निकालना पड़ेगा। यही रेट है जो ये 14% रेट है, यही कैपिटलाइजेशन रेट है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम तो आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी सरप्लस फंड जो थे वो हमने 8% पे इन्वेस्ट कर दिए। मैंने आपको बताया था कि बोरिंग का क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, पेमेंट्स कितनी की हैं और कब कब की हैं, और पैसे कहाँ कहाँ से हैं। तो जो पैसे कहाँ से हैं उसने पहले 2 पॉइंट में बता दिए, एक स्पेसिफिक बोरिंग है, एक जनरल बोरिंग है। अब नीचे तीसरे पॉइंट में बता रहा है पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। अब ये पेमेंट्स की हैं हमने, कब कब की है? 25 एक पेमेंट की है, 65 एक की है और 10 एक की है। टोटल कितनी होगी? 100 पूरी होगी ना, 100 का प्रोजेक्ट था ना। तो उसने बता दिया 100 मैंने कब कब पे किया। 25 एक पे किया, 65 एक पे किया और 10 एक पे किया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है जी कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी टू 28 फरवरी। The suspension was caused due to delay in shipment of essential components for the installation of the plant. तो मुझे बताएं कि ये सस्पेंशन जो है ये कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड करेंगे या नहीं करेंगे? क्राइटेरिया क्या है सस्पेंशन का? क्या मैंने पूछा है कि सस्पेंशन होती है। अब वो कह रहा है कि जी चूंकि असेंशियल कंपोनेंट्स में डिले आ गया शिपमेंट में, इसलिए वो 1 महीना आपका वो काम रुका रहा। तो क्या आप कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे, कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड करेंगे? क्या कंस्ट्रक्शन के लिए? वो तो कह रहे हैं असेंशियल। हाँ, तो बिल्कुल सही है कि शिपमेंट का डिले होना कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। देखो ना, वो तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी लेबर ने स्ट्राइक कर दी, सस्पेंशन करते हैं ना, और वो आगे लिख दे कि लेबर वाज एसेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लेबर तो एसेंशियल है, वो तो सबको पता है, कंपोनेंट भी एसेंशियल है, लेकिन जिस वजह से डिले हुआ हमें तो उसको देख रहे। तो अगर वो ये कहता जी
क्योंकि वर्ड ने एसेंशियल का आया था, तो बच्चे कहते हैं जी ज़रूरी है, इसको कैपिटलाइजेशन स्टॉप नहीं करेंगे। तो वो एसेंशियल क्या कह रहा है कंपोनेंट, वो तो फिर ये भी कहते हैं लेबर ने स्ट्राइक की है तो लेबर बड़ी एसेंशियल थी प्रोजेक्ट के लिए, वो तो है थी, लेकिन कॉज क्या बना है, ठीक है। तो इस पे सस्पेंशन करेंगे, मतलब -1 करेंगे, इस पर कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे इस पीरियड से। लो जी, ये सवाल है। इस सवाल में जो नई बातें हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं थी की, वो ये हैं कि एक अरेंजमेंट फीस आ गई है, फिर एक इंटरेस्ट की पेमेंट्स आ रही हैं, फिर एक लोन भी वापस हुआ है, लोन भी वापस हुआ है। अब आपने एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप स्पेसिफिक, अच्छा जब आपको बात हो रही होगी जी स्पेसिफिक बोरिंग ली है, तो उसको टेबल में इन कराते हैं, स्पेसिफिक बोरिंग को कराते हैं, इन कराते हैं ना, लेकिन जब जनरल बोरिंग लेते हैं उसको इन नहीं कराते, क्योंकि हमें उसका और बैलेंस भी हमें किसका चाहिए होता है, स्पेसिफिक बोरिंग। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब स्पेसिफिक बोरिंग को इन करा रहे हैं तो जब स्पेसिफिक बोरिंग वापस होगी तो उसको आउट भी कराना है। स्पेसिफिक बोरिंग जब वापस होगी तो उसको आउट भी कराना है। और हम अज्यूम करेंगे, हम इन क्वेश्चन में ये अज्यूम करते हैं कि जो भी पेमेंट्स हम कर रहे हैं वो हम बोरिंग्स में से ही कर रहे हैं, यानी कि लोन में से ही लोन वापस कर देंगे। अब चाहे वो जनरल में से हो या स्पेसिफिक लोन अगर वापस किया है तो वापसी भी करानी है, तो वो स्पेसिफिक में से वापसी हो जाएगी, जनरल में से वापसी हो जाए, वापसी आपने करानी है। समझो आपके पास फंड यही है जो बैंकों के पड़े हैं, इन्हीं को ही आपने यूज़ करना है, अरेंजमेंट फी भी इन्हीं में से पे करनी है, सब कुछ इन्हीं में से ही करना है, इंटरेस्ट भी इन्हीं में से पे करना है। पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखें। इंटरेस्ट का बंद जाना और इंटरेस्ट को पे करना दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप इंटरेस्ट पे करोगे तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, इंटरेस्ट पड़ गया तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये पेमेंट्स भी हो रही हैं, इंटरेस्ट की भी और लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की भी, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले क्या है, अच्छा मुझे ये बताएं, अगर हम इस साल की बात करें, सिर्फ इस साल की, पहले तो हमने 2010 ही करना है, पहले तो हमने कुछ और नहीं जाना। अब मुझे बताएं कमेंसमेंट डेट 1 मार्च ही है, क्योंकि 1 मार्च को काम शुरू हुआ, 1 मार्च को ही लोन लिया, 1 मार्च को पेमेंट हो गई, तो तीनों कंडीशंस जो है वो 1 मार्च ही पहली डेट है जिसमें पूरी हुई है। काम भी 1 मार्च को शुरू हो गया, बोरिंग कॉस्ट पढ़नी भी 1 मार्च को शुरू हो गई क्योंकि लोन 1 मार्च पे लिया, और पहली पेमेंट भी 1 मार्च को हुई है। अगर पहली पेमेंट 1 अप्रैल को होती तो फिर 1 अप्रैल विल बी द कमेंसमेंट डेट। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 अप्रैल को हुई है पहली पेमेंट, तो 1 अप्रैल विल बी द कमेंसमेंट डेट। फिर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन आपने 1 अप्रैल से शुरू करनी, ठीक है जी। अच्छा जी, और मुझे बताएं कि जो लोन की रीपेमेंट है पहली, वो 2010 के साल में हुई है, पहली रीपेमेंट हुई है यहाँ पे 31 अगस्त पे। हमारा ईयर एंड क्या है, पहले साल में कोई रीपेमेंट नहीं हुई, पहले साल में और कुछ भी नहीं हुआ। पहले साल में पेमेंट्स कितनी हुई हैं, वो भी एक ही पेमेंट हुई, तो पहले साल में तो इतना मसला ही नहीं हुई, एक बेचारी पेमेंट हुई है, वो कितने की हुई है, 25 की। और ये सारी की सारी पेमेंट आपकी स्पेसिफिक से हुई होगी, जनरल से हुई होगी। स्पेसिफिक का लोन कितना है आपके पास, 70 का, तो 70 में से ही हुई होगी 25, तो इतना मसला है ही नहीं, ठीक है जी, इतना मसला नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं जी, अच्छा हम ये करते हैं कि हम आंसर करते वक्त हम क्या करते थे जी, हम लिखते थे जी बोरिंग कॉस्ट टू बी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये हेडिंग देते हैं। और हेडिंग में क्या होता है, अदर कॉस्ट आती है, ठीक है जी। और फिर
हम बना लेते हैं इधर 2010 की अलहदा कर लेते हैं, 2011 की अलहदा कर लेते हैं। अभी तो हम 2010 की करा रहे हैं, क्यों भाई? अदर कॉस्ट आएगी और आएगी यहां पर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, इसमें लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम और इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग। तो जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो आपके पास टोटल बोरिंग कॉस्ट तो भी कैपिटल जाएगी जो उसने आपसे पूछी। ठीक है जी, तो इसको अब हम देखते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले अदर कॉस्ट तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अदर कॉस्ट में वो कहता है जी कि आपकी एक आ रही है क्या, अरेंजमेंट फीस। हमने अरेंजमेंट फीस पे की है 1% ऑफ दी लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट कितनी है? 70 का 1% 0.7 मिलियन है ना, 0.7 मिलियन। तो 0.7 मिलियन आपकी क्या है, अदर कॉस्ट। तो वो तो आप निकाल सकते हैं। तो आपने निकाल ली कि जी 70 मिलियन का 1% तो आ जाएगा 0.7 रुपीज़ इन मिलियन। तो ये लिख दिया आपने, अदर कॉस्ट तो ऐसे ही आनी है ना, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। फिर आ गया जी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। अब स्पेसिफिक बोरिंग में इंटरेस्ट जो है वो किसकी अमाउंट पे होता है? लोन की अमाउंट। लोन की अमाउंट कितनी है? और ये 70 ही रही है जून तक, क्योंकि देखो पहले वाले केसेस में लोन की अमाउंट चेंज नहीं थी होती। जब लोन वापस हो जाएगा, स्पेसिफिक लोन जब वापस होगा तो लोन की अमाउंट चेंज हो जाएगी ना, ऐसे ही है। तो अब इस केस में देखें कि 30 जून 10 तक हम कर रहे हैं ना, कब से कब तक कर रहे हैं? 1 मार्च से 30 जून, जब तक ईयर एंड या काम खत्म हो जाए या ईयर एंड पहले आ जाए, दोनों में से जो पहले आ जाए। इसमें काम तो आगे जाके खत्म हुआ है, मार्च में जाके, 11 में जाके, मई में सॉरी। तो 30 जून 10 तक आपका ईयर एंड हो गया। तो आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीनों की आपने क्या कर लेनी है, इंटरेस्ट। और लोन भी आपका 70 ही रहा है, वापस नहीं। 30 जून 2010 तक कोई लोन वापस नहीं हुआ, वो तो बाद में जाके वापस। इसका मतलब 30 जून 10 में कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे कि 70 मिलियन इंटू कितने परसेंट है? 13%। 13% इंटू जी कितने बाय कितने? 4/12 कितना आ गया? पूरा बताएं पॉइंट्स में ना। 3.03 मिलियन, क्योंकि हम मिलियन में रुपये ले रहे हैं, 033 होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गई आपके पास इंटरेस्ट ऑन। क्यों भाई यही आएगी, यही सीखा ना हमने। फिर कंफ्यूजन आया तो पूछ लें। जी कंफ्यूजन आया तो पूछ लें, नहीं कंफ्यूजन। अब इन्वेस्टमेंट इनकम और जनरल बोरिंग के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? टेबल बनाना। टेबल भी हम अभी बना लेते हैं। टेबल जरा मुझे बनवाई है जरा। क्या क्या लिखते हैं उसमें? डेट लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी, स्पेसिफिक लिखा, जनरल थोड़ा इधर करके बनाते हैं ना, आगे काफ़ी जगह चाहिए हमें। स्पेसिफिक, जनरल, बैलेंस बनेगा किसका? स्पेसिफिक का। और आगे भी हम करते हैं वो लाइन लगा के ना, क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग, और फिर आगे क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट इनकम। ये हमारा टेबल होता है, ऐसे ही होता है जी। अब मैंने कहा डेट वाइज चलना है। डेट में पहली डेट कौन सी है जी? 1 मार्च को लोन लिया है ना, तो आपने लिया 1 मार्च
2010 को स्पेसिफिक लोन कितना आया था 70 मिलियन का, बैलेंस कितना स्पेसिफिक का 70। फिर 1 मार्च को ही क्या हुआ है, 2 काम हुए हैं 1 मार्च को। 1 मार्च कितनी पेमेंट्स हुई हैं, वो भी पे हुई है। मैंने क्या बताया आपको कि जो कुछ भी पे होना है इसी में से ही होना है। तो जब लोन लेते हैं उसी वक्त अरेंजमेंट फी पे करनी होती है ना। तो 1 मार्च को दोनों काम हुए, एक अरेंजमेंट फी पे हुई है और एक लोन कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है। 3 काम हुए, लोन भी रिसीव किया है, साथ ही कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी हो गई और साथ ही अरेंजमेंट फी भी पे की है। तो इसका मतलब है लोन तो हमने ले लिया यहाँ पे। तो आगे आएगा जी 1 मार्च 2010 को ही अरेंजमेंट फीस कितनी जी 0.7, इसी में से पे हुई होगी और फिर बैलेंस बच जाएगा आपके पास 69.3, ऐसे ही है। फिर 1 मार्च को ही कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी 25 की, कितना रह गया बैलेंस 44.3। और कुछ हुआ है इस साल में, और बताएं जी इस साल में कोई लोन वापस हुआ हो, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट हुई हो, कुछ हुआ हो इस साल में? सवाल आपके बुक में सामने ही, कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है पहला साल तो यही है, ठीक है। अच्छा अब ईयर कब एंड हो गया 30 जून पे। अब आप मुझे बताएं कि जो इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग तो कोई भी नहीं आएगा इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, क्योंकि जनरल बोरिंग से कोई, क्योंकि यहाँ देखें ना जनरल बोरिंग से कोई पेमेंट ही नहीं हुई, जनरल बोरिंग कॉलम खाली है। तो उधर से चूंकि हमने 70 मिलियन का लोन लिया था, 25 की पेमेंट की, अभी जनरल बोरिंग में से कुछ भी नहीं यूज हुआ, तो जनरल बोरिंग में तो इंटरेस्ट कोई भी नहीं आएगा 2010 में। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम तो आएगी, आएगी कितनी आएगी? अच्छा अब हम यहां से देखते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए हम ये कॉलम देखते हैं। 70 मिलियन कब पड़ा था, तो ये कितनी देर 70 मिलियन रहा है, नहीं रहा, अगले दिन ही कम हो गया 69.3। ये 69.3 कितनी देर सरप्लस पड़ा रहा है, अगले ही दिन एक और पेमेंट हो गई, इसका मतलब है 44.3 है। अब ये 44.3 कब तक सरप्लस पड़ा रहा है, जब तक कोई अगली पेमेंट नहीं आ गई या ईयर एंड पहले नहीं आ गया, ऐसे ही है ना। इसका मतलब 30 जून तक ये सरप्लस पड़ा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने ये सरप्लस पड़ा रहा है, कितना 44.3। तो इधर आएगा ऐसे 44.3 इंटू कितने परसेंट, 8% इंटू, अच्छा ये जो 4, जब आप 4/12 करेंगे तो इसमें देख लें सस्पेंशन वाला पीरियड तो नहीं आ रहा। अब सस्पेंशन वाला पीरियड हमारा फरवरी 11, तो इसका इस साल में नहीं है वो कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 1.8 1.181 मिलियन है ना। तो ये आपका आ गया जी, इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई 1.181 और लेस करें इंटरेस्ट जो 0 है, तो बोरिंग कॉस्ट टू भी कैपिटलाइज आपकी आ गई, जमा कर ले इसको, तो 2010 खत्म हो गया जी। करें 2.552 मिलियन, वो मिलियन ऊपर लिखा हुआ, ये 2010 हमारा खत्म हो गया। तो ये सीक्वेंस आपने ऐसे ही जैसे हमने पहले चला रहे हैं वही फॉलो करें, भी हमने कोई नई बात नहीं की, ठीक है ना। सारे काम जब 2011 में हुए, सस्पेंशन वाला, रीपेमेंट्स, इंटरेस्ट की पेमेंट्स, जनरल बोरिंग में से पेमेंट, सब कुछ 11 में से। अच्छा अब यहाँ पे हमने इसको, ये साल क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम 1 जुलाई पे एक बैलेंस लिख लेंगे 44.3 यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ये मैंने क्यों लिखा है,
क्योंकि ये ना हो गया अगर कंस्ट्रक्शन पेमेंट होती है आगे जाके वो कब हो रही है जनवरी में, तो इसका मतलब 70 मिलियन का फिर आप कहीं उसको मार्च से ना शुरू कर लें, क्योंकि मार्च से जून तक तो आपने कर लिया ना उसको, अब जुलाई से ऑनवर्ड देख देना आपने। तो मैंने इधर से उठा के इधर बैलेंस लिख दिया बस। इधर मैंने क्या लिखा है ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखा है जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग। अच्छा अब मुझे बताएं सवाल में पहला काम क्या हुआ है 2011 में? कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो यह 31 जनवरी 11 बजे आके, उससे पहले भी कुछ हुआ है। तो कहता है कि 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट ये हमने पे किया है 31 अगस्त 10 पे पेमेंट किया है। पहले तो ये पेमेंट की, पहले तो ये पेमेंट की है। अच्छा मुझे बताएं कितनी पेमेंट की होगी? 5 मिलियन तो प्रिंसिपल की होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट कितने की होगी? अच्छा अब ये पेमेंट्स ना हम यहाँ पे और भी लिख देते हैं ना, पेमेंट्स हमने कौन कौन सी और की हैं। हम टेबल में तो उसने सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट लिखी है, मैं और दूसरी पेमेंट भी लिखता हूँ उधर। पहली पेमेंट हुई आपकी कब? 31 अगस्त 2010 को। कितनी पेमेंट की है? 5 मिलियन तो प्रिंसिपल हो गया, प्लस इंटरेस्ट कितना पे किया होगा? किसका 13%? 70 का लोन तो 70 लिया हुआ था ना, तो इंटरेस्ट तो 70 के ऊपर ही पड़ना है। और कितना इंटरेस्ट पड़ा होगा? कब लिया था? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने। 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट की है ना आपने। बैंक ने तो आपसे अगस्त में जब पेमेंट लेनी है तो जितने देर लोन रहा है उसमें जितना इंटरेस्ट पड़ा है उसे ले लेना है, तो इंटू कितना आ गया इंटरेस्ट? 4.55। आगे भी है कुछ 4.55, तो टोटल पेमेंट कितनी आ गई आपकी? 9 ये पहली पेमेंट हुई। ये बात पहले समझे, नहीं समझ आई? नहीं आई? यहीं से नहीं आई कि पहले से नहीं आई? मैंने कहा है कि सवाल में हमने ढूंढना है कि हमने जितनी पेमेंट्स की हैं कब कब कितनी कितनी की। कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो उसने मुंह पे दी हुई है ना सामने सवाल के अंदर कि भाई ये देखो जी कंस्ट्रक्शन पेमेंट हम कर रहे हैं। अरेंजमेंट फीस उसने ऊपर पैराग्राफ में दे दी और नीचे उसने पेमेंट की कुछ और बात की इन 2 लाइनों में। इन 2 लाइनों में उसने पेमेंट्स की बात की कि भाई इंस्टॉलमेंटें भी पे की हैं तो वो भी पेमेंट्स में ही आनी है ना। तो जितनी पेमेंट्स होंगी सारा हम इस टेबल में यूज करेंगे, सारा जितनी पेमेंट्स होंगी यहाँ पे हम डेट वाइज पेमेंट चलाएंगे सारे। ये हिंट है बस इस क्वेश्चन क्या, बल्कि हर बोरिंग कॉस्ट क्वेश्चन का यही हिंट है कि जो कुछ भी ले रहे हो स्पेसिफिक बोरिंग का वो इन कराओ, जो कुछ भी पे कर रहे हो चाहे वो स्पेसिफिक बोरिंग की रीपेमेंट है या कंस्ट्रक्शन की पेमेंट है या अरेंजमेंट, वो सारा आउट कराओ। बस ये करना है और तो कुछ नहीं करना। अब मैंने यही कहा, मुझे बताएं कि वो कह रही थी पहली पेमेंट हमने कब किया है? 31 अगस्त को। क्या पेमेंट किया? प्रिंसिपल अमाउंट 5 मिलियन और इंटरेस्ट 6 महीनों का इंटरेस्ट ही पर। देखो ना 31 अगस्त पे तो 6 महीनों का इंटरेस्ट बना होगा ना, सिर्फ वो पे कर दिया तो कितना? और इंटरेस्ट तो बैंक ने पूरी अमाउंट पे लेना ना, जितना लोन दिया होगा उतने पे लेना। ऐसी है ना, मैंने आज बैंक से 70 मिलियन लोन लिया तो 6 महीने बाद 70 मिलियन के ऊपर ही चार्ज करेगा मुझे। तो 4.55 करें तो टोटल मैंने पेमेंट कितनी कर दी? 9.55। और ये भी पेमेंट बना लेते हैं, चलो दूसरी वाली भी अभी लिख लेते हैं। एक पेमेंट की मैंने 28 फरवरी 2011 पे प्रिंसिपल पे किया 5 मिलियन क्योंकि, ठीक है ना, ईच कंप्राइजिंग ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना पे किया होगा? देखो मेरे सवाल का जवाब, मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया बैंक से जनवरी में, 1 लाख रुपया लोन लिया और बैंक ने कहा मैं 10% चार्ज करूंगा। मैं कहा ठीक कर लो। 6 महीने बाद मैंने उसको 50,000 रुपये वापस कर दिए बैंक को, असल रकम वापस कर दी। तो इंटरेस्ट तो बैंक ने 1 लाख पे चार्ज कर लिया जो 6 महीने चला। अब जब अगले 6 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो 1 लाख पे करेगा। 1 लाख तो लोन ही नहीं है मेरे पास,
4000 रुपये करेगा ना। इधर अब इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? 65 पे चार्ज होगा। देखो ना, लो इंटरेस्ट मेरे पास, मैंने 31 अगस्त को 5 मिलियन वापस कर दिया, मैं उसमें इंटरेस्ट क्यों दूं भाई? वो तो मैंने असल रकम वापस कर दी है, तो बैंक मुझे क्या 70 पे चार्ज करेगा? दोबारा नहीं करेगा ना चार्ज, बैंक मुझे 65 पे करेगा। तो 65 का 13% इंटू कितना आता है? कितना आता है? 4.225। कितनी पेमेंट होगी टोटल? 9.225। ये 2 पेमेंट्स हुई हैं। बताया जी, सवाल की समझ नहीं आई तो 6 ही आने। पेमेंट भी तो 6 महीने बाद ही किया उसने, है नहीं? 13% है तो एनुअल ही है, लेकिन पेमेंट मैं 2 हिस्सों में की है। मैंने बैंक से मुझे बताओ ना, 1 जनवरी को मैंने बैंक से लोन लिया। चलो मैंने थोड़ा सा इसको रहा, मैं आपको बता देता हूँ। 1 जनवरी को 2010 को मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का एट 10%। साल जब खत्म हो जाएगा तो मैंने इंटरेस्ट पे करना है, तो कितना पे करूंगा? 10,000। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया 1 जनवरी को 1 लाख का, और ये है 30 जून। इधर आके मैंने इस 1 लाख में से 30,000 वापस कर दिया। अब मेरा लोन कितना रह गया होगा? अब असूलन मुझे बताएं कि मुझे पूरे साल में इंटरेस्ट कितना पड़ना चाहिए। इन 6 माह में मैंने बैंक से कितना उधार लिया हुआ था? 1 लाख का लोन चला मेरा इन 6 माह में। इन 6 माह में कितना लोन था मेरा बैंक का? 70,000। ठीक है ना? इन 6 माह में मुझे 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पड़ना है, इन 6 माह के ऊपर मुझे 70,000 रुपये इंटरेस्ट पड़ना है ना। बेशक मैं पे इधर समझो मैंने इंटरेस्ट नहीं पे किया, मैंने बस कहा मैं लोन वापस कर दिया, कोई और पेमेंट नहीं की। इंटरेस्ट मैंने अगले साल ही जाके पे करना है, पिछले साल का साल। अब जब बैंक मेरा हिसाब बनाएगा अगले साल के लिए, तो वो क्या करेगा? 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 के, जो आपने मेरा 1 लाख रुपये यूज़ किया है 6 महीने, और 70,000 रुपये मेरा यूज़ किया आपने 6 महीने, जो अमाउंट टोटल बनेगी वो मुझे काइंडली पे कर दें। कितनी बनती है अमाउंट? चलो, इसकी कितनी बनती है? 5,000। और इसकी कितनी बनती है? हैं 3500। तो टोटल कितनी पेमेंट हो गई है? अब ये तो पेमेंट हुई है ना। अब बैंक कह रही थी मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट ना इधर जितना बना होगा 5,000 साथ ही पे कर दो, फिर जो 3500 होगा वो बाद में पे कर देना। या बैंक कहेगी जी जो भी बनेगा मुझे साल के एंड पे 85 इकट्ठा पे कर देना। अब हमारे सवाल में उसने क्या कराया? उसने कहा कि यार बस जितना बनेगा ना वो जितना बनता है वो साथ ही पे कर दो, बाद में क्या लेना? 5,000 भी पे करो, 3500 बाद में पे कर देना, यानी कि 6 महीने बाद पे कर देना। पे तो 85 भी करना है, चाहे एंड पे करें चाहे साथ साथ करें। अब इस सवाल में क्या कराया उसने? इस सवाल में उसने कहा कि साथ साथ पे करो, तो उसने 4.55 6 महीने बाद पे कराया, और फिर अप्रैल में फिर उसने बाद में दोबारा ले ली। टोटल उसने इकट्ठा ही लेना है, टोटल उसने इकट्ठा नहीं लिया। तो यही हुआ इस साल, इस सवाल में भी आ गई समझ। अब चूंकि इसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी है 5 मिलियन की, वो भी ने ऐड कर दी। इससे ज्यादा डेढ़ नहीं हो गया। चलो अच्छा जी, क्या जी अब कर रहे थे जी? अब हम ये टेबल चला रहे हैं भाई, इस टेबल में अब अगली पेमेंट ढूंढनी है, कौन सी हुई है सवाल ये ढूंढना। अगली पेमेंट तो ये हो रही है, इससे पहले भी कुछ हो रही है। ये पेमेंट हुई 31 अगस्त को एक पेमेंट हुई है, और कितनी पेमेंट हुई है? ये वाली, ये लिख दिया टेबल में हमने, ये समझो टेबल भी टेबल बना लिया हमने। ये भी 31 अगस्त को पेमेंट हुई है 9.55। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कहाँ से हुई होगी वो पेमेंट? बैलेंस है ना स्पेसिफिक का, तो हम करेंगे जी 31 अगस्त को
31 अगस्त को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि लोन रीपेमेंट हुई है, कितनी हुई है जी? 9.55 ऐसे ही है। तो बैलेंस कितना बच गया? 34.75। ये बैलेंस बच गया स्पेसिफिक, खत्म होगी बात। अब सवाल में अगली पेमेंट ढूंढे। अगली पेमेंट पूरे सवाल में कहाँ पे हुई है? क्योंकि अगली का प्रिंसिपल तो 28 फरवरी को हुआ है, उससे पहले 31 जनवरी 11 को एक 65 की पेमेंट हुई है। 31 जनवरी 11 को 65 की पेमेंट हुई है, तो ये आएगी कंस्ट्रक्शन पेमेंट, है ना? कुछ भी पेमेंट्स होंगी इधर ही आनी है। कितनी है? अब 65 कहाँ से पे हुआ है? स्पेसिफिक में जितना पता वो उसमें तो उतना ही होगा, जो बाकी बचेगा वो कहाँ से होगा? जनरल में से होगा। तो इसका मतलब है 34.75 यहाँ से पे हो गया, बाकी 65 में कितना बचता है? 30 ये यहाँ से पे हो गया, और बैलेंस स्पेसिफिक कितना हो गया? 0। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या हुआ है? अभी हम इसको नहीं फिल कर रहे अगले वाले दौर को, मैं कहता पहले ये वाला पूरा कर लें, उसके बाद अगले को फिल करते हैं। हाँ, वो तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के लिए सस्पेंशन, कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट के रूल। देखो, कमेंसमेंट, सस्पेंशन, सीजेशन, ये किसके रूल है? किसके रूल है? बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए, बस उधर तक ही रखना। अच्छा चलो, रीपेमेंट हुई है 28 फरवरी को, कितनी? 9225। अभी तो हम देख रहे हैं पेमेंट किधर हुई है, अभी तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे हम, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं उसका जी। 28 फरवरी 11 को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितनी थी? 9 पॉइंट नहीं, वो कहाँ से हुई है? वो सारी जनरल से हुई है, वो सारी जनरल से हुई, क्योंकि स्पेसिफिक तो है ही हमारे पास। 9.225, तो बैलेंस स्पेसिफिक हुई है। उसके बाद और क्या हुआ है इस साल में? और क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है? ये क्या बात हुई? तो ये कॉमन, ये ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कंस्ट्रक्शन मेरी 31 मई कंप्लीट हो गई है, कुछ बकाया जाते होंगे, मैं बाद में मुझे दे सकता हूँ, तो बाद में नहीं है। अब जब पेमेंट हुई नहीं है, ये टेबल हमने कहाँ तक बनाना है? ईयर एंड तक बनाना है ना हमने, या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गई है वहाँ तक होना। तो बस इसके बाद कुछ नहीं हुआ। बेशक सितंबर में पेमेंट हुई है, लेकिन सितंबर की पेमेंट का मेरे साथ लिंक ही नहीं है, क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई है? मई तक। तो बस, अच्छा, अब और कुछ नहीं हुआ इस साल में, है ना? और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या करें? हम ऐसा करते हैं, सरप्लस फंड और जनरल बोरिंग वाला काम तो कर लेना, बाकी फिर ऊपर टेबल रह के खत्म करके तो सवाल आता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, सरप्लस फंड्स का कोई चक्कर है इसमें? यकम जुलाई को कितना बैलेंस था? कब तक ये बैलेंस रहा है? जुलाई और अगस्त, ये 2 माह जो है आपके पास सरप्लस फंड रहे हैं, ऐसे ही है ना? तो 44.3 इंटू कितने परसेंट? 8% इंटू 2/12 जी, कितना आता है? 0.59, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद ये बैलेंस रह गया, कितनी देर रहा है? इनमें हमने सस्पेंशन का ध्यान रखना है। अगस्त में 34.75 पड़े थे आपके पास, ये खत्म कब हुए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने, और इसमें सस्पेंशन वाला महीना कोई नहीं है।
ऐसे ही है ना, वो फरवरी का है। तो कितना हो गया 34.75 इंटू 8% इंटू कितना आ गया 1.158। चलो तो ये आपके पास ये दो आ गई आपके पास, ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, क्योंकि उसके बाद तो बैलेंस जीरो हो गया था ना। आगे कंस्ट्रक्शन खत्म होने तक बेशक वो मई में खत्म हुई है, लेकिन आगे बैलेंस ही नहीं आपके पास, सरप्लस फंड कहाँ से आनी है, सरप्लस फंड ही नहीं है तो इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आनी है, ये खत्म होगी बात। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जो जनरल बोरिंग कॉलम देखेंगे वहां से कितनी पेमेंट्स हुई हैं, वहां से दो पेमेंट्स हुई है, एक ये और एक ये जी। 31 जनवरी को पेमेंट हुई है तो होगा 30.25 इंटू जब तक कंस्ट्रक्शन स्टॉप या ईयर एंड नहीं आ जाता। तो कंस्ट्रक्शन कब स्टॉप हुई है 31 मई को। तो कितने महीने बनते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो सस्पेंशन भी हुई है। कितना आ गया फिर 3/12 ऐसे ही है, 4 - 3 इंटू कितने परसेंट है 14% है, ये 14 है ना। जनरल बोरिंग का रेट कितना है 14% इंटू 4 - 1/12, ये करूंगा कितना आ गया 1.058। ये आ गई इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग एक, और फिर आगे भी आएगा, वो कितनी है जी, कितना आता है बताएं जी। आता है 9.225 इंटू 14% इंटू मार्च अप्रैल में, है ना, क्योंकि इसमें सस्पेंशन नहीं है, वो गुजर गई हुई थी सस्पेंशन। कितने आ गया 32 ये। चलो ये इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग आ गया, ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं कि जी इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग कितनी बनती है टोटल, $1.3 ये प्लस ये, ऐसे ही है। कितना आ गया 1.38, हम राउंड ऑफ कर रहे हैं बेसिकली ना, थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें। अच्छा ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग 2011 की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग 1.380, ये आपके पास आ गई। अब इसको फिल कर रहे हैं ना हम टेबल को पूरे। इन्वेस्टमेंट इनकम बताएं कितनी आती है जी 1.748। ये आपके पास क्या आ गई इन्वेस्टमेंट इनकम, वो हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पर 1.748, ऐसे ही आ गई। लेस करेंगे, अरेंजमेंट फी अब दोबारा तो नहीं आया हमें पे की ना, वो जीरो हो जाएगी। बाकी क्या रह गया इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, ये मुझे आप बताएं कि कितनी आएगी। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग में हम इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं, शाबाश, लोन की। कब से शुरू करना है, क्योंकि पिछला तो हमने कर लिया जून तक, जुलाई से लेकर हमने मई तक आना है, जुलाई से लेकर हमने, अब सुन ले रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जी आखिरी, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। हमने आना है 1 जुलाई 2010 से लेकर 31 मई 2011 तक, यहां तक लोन की अमाउंट। अब मसला यह कि यहाँ पे लोन की अमाउंट चेंज होती रही है। इधर लोन की अमाउंट कितनी थी 70 थी, 1 जुलाई पे 70 थी ना, 65 कब हुई थी 31 अगस्त पे, 31 अगस्त पे कितनी रह गई, उसके बाद भी चेंज हुई है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को कितनी रह गई 60 रह गई, ऐसे ही है ना। तो बस खत्म करें हम। अब क्या करेंगे 70 इंटू 13% है, 13% इंटू जुलाई और अगस्त है ना, 2/12, 65 इंटू 13% इंटू, हाँ जी कितने भाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 - 1। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो ना, सस्पेंशन तो आएगी इसमें भी, आ रहा है ना इसमें अगस्त,
और उसके बाद फिर लोन की अमाउंट चेंज हुई है 60 इंटू 13% इंटू मार्च अप्रैल मई हो गया ना। हाँ जी कर दें। इसकी समझ आई कि नहीं? पहले हमारा एक लाइन में हल हो जाता था। अब चूंकि मैंने बताया स्पेसिफिक बोरिंग पे इंटरेस्ट लगता है लोन की अमाउंट पे। अब लोन की अमाउंट अगर एक ही होती है सहमति तो सीधा लगाता है, बस एक सस्पेंशन करते काम खत्म। जुलाई से लेकर मई तक एक ही इकट्ठी लाइन फेरते, उसमें से एक महीना सस्पेंड करते तो खत्म हो जाता। अब लोन की अमाउंट तो चेंज होती रही है बीच में, असल लोन वापस भी करते रहे आप, तो ठीक है वो फिर कर दो। कितना कितना आ गया 1.5 आगे 5/12 3.52 आगे 1.95 टोटल 6.987। यहाँ पे बस क्या आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, ऐसे ही है ना। नेट बोरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी इसकी इस साल की 6.6 आ गया, चलो जो अप्रोक्सीमेटली। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी आ जाएगी 2010 की इतनी, 2011 की इतनी है। कितनी टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई 9.17। ये आपके पास टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं जी टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बताएं तो कितना आएगा? $109.17 ₹100 100 का प्रोजेक्ट था ना। अब आपकी पेमेंट तो 90 की है अभी तक, तो 90 प्लस 9.17 आएगा या 100 प्लस 9.17 आएगा? क्वेश्चन इज दिस। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, पेमेंट बाद में की है ना, तो एसेट तो पूरा बन गया हो ना आपका 100 का, ऐसे ही है ना। तो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मुझे बताएं जब 30 जून 2011 पे जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितनी अमाउंट का आएगा बताएं? 9.17 ये है और बाकी ये 100 का प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुका है 31 मार्च मई पे। कितना आएगा 109 पॉइंट। क्योंकि देखो अब आप कहेंगे जी पेमेंट तो हमने सिर्फ 90 की है, ये टाइम तो किया नहीं, लेकिन देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो काम कंप्लीट हो चुका है तो उसकी पेमेंट बाद वो पेबल में आ रहा होगा, इधर तो पूरा आएगा ना। तो आपका आएगा क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना आएगा 30 जून पे 109.17, ये नहीं आएगा, इधर लिखा होगा बिल्डिंग, क्योंकि आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट कब हुआ था तो 30 जून 11 पे तो बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गया होगा पहले ही। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तब आता है जब आपकी बिल्डिंग अभी भी कंस्ट्रक्शन में, तो इधर बिल्डिंग का नाम आएगा, अमाउंट वही आएगी। 30 जून 10 पे जब आप बनाओगे बैलेंस शीट 30 जून 2010 पे जब बनाओगे तो कितनी अमाउंट आएगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और नहीं 100 और 100 प्लस नहीं 25 प्लस ये वो तब तक तो हमने सिर्फ 25 का ही काम करवाया था और साथ अभी तो चल रहा है ना 25 तो 27.552 यही आएगा ना। और उसके सामने CWF भी आएगा क्योंकि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे ही है ना। चलो ये था जी कंप्रिहेंसिव सवाल। थैंक यू जी, आज का यही प्रैक्टिस थी। बोरिंग कॉस्ट था एक मुश्किल कंप्रिहेंसिव हर चीज़ में शामिल, इसमें एक चीज़ बस नहीं थी
कि कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, तो वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक और भी लोन दिया होता तो रेट निकाल देते हैं, बाकी तो काम यही करना जो कर देते। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही, थैंक यू।